लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। बंगाल को मिल गया दादा, दीदी का हो गया टाटा, पूरा हो गया मोदी का, अमित शाह का किया हुआ वादा। अब शुभेंदु ही बंगाल के अधिकारी, मोदी शाह की 2029 वाली तगड़ी तैयारी। मोदी की ये नई टीम 29 में इंडी पर पड़ेगी भारी। क्या बंगाल में शुभेंदु दादा को चुनकर मोदी ने 2029 की जीत सुनिश्चित कर ली है? नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी जी 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 जिंदाबाद। इस वक्त जिस एक चेहरे पर सबका फोकस है वो है शुभेंदु अधिकारी। जननेता है, बहुत ही ताबड़तोड़ नेता है। ममता बनर्जी को 2 बार हराने वाले नेता है, 2 सीटों से इस बार हराने वाले नेता है और छठी का दूध दिलाने वाले नेता है। जो हमारे घर में आई थी तब उसको मारे थे, जब उनके घर में गए घर में घुस के मार के आए हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की शुभेंदु अधिकारी है, इसीलिए हर घर घर नारा है, हमारे शुभेंदु अधिकारी मेरा नेता है। शुभेंदु अधिकारी जी डायनेमिक लीडर है। दादा लड़ने के लिए कैसा ताकत है, अभी बहुत आनंद हो रही है जो सीएम बन गया। शुभेंदु दा का नाम प्रस्ताव किया हमारा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप दा ने, तो हॉल में एक लहर उठा। वो तो आंदोलन करते हैं बहुत दिन की तरह, तो इसीलिए वो ठीक है, क्योंकि उसकी लीडरशिप में हम एक साथ लड़ेंगे। वो बहुत ब्रिलियंट नेता है और बहुत ग्रास रूट का नेता है। उनके नेतृत्व के बारे में भगवान की विशेष ऊर्जा उनके अंदर है। 2020 से भारतीय जनता पार्टी के अंदर उन्होंने आया और हमने कभी नहीं देखा एक दिन कि उन्होंने प्रचार छोड़ के घर में बैठा, ऐसा कभी नहीं आया। एकदम ठीक राइट डिसीजन है, राइट डिसीजन है, राइट पर्सन हो गया। शुभेंदु अधिकारी ऐसा लीडर है कि वेस्ट बंगाल का हर एक असेंबली, हर एक ब्लॉक में हर एक कार्यकर्ता को उसको बाय नेम परिचय है। अब आप सोचेंगे शुभेंदु अधिकारी ही क्यों? सीएम की रेस में तो और कई नाम थे, दिलीप घोष जैसे चेहरे भी वेटिंग में थे। फिर अमित शाह ने शुभेंदु पर ही भरोसा क्यों जताया? मोदी के लिए भी फर्स्ट चॉइस सीएम शुभेंदु अधिकारी ही क्यों थे? 207 में से 206 विधायकों ने अपने नेता के तौर पर शुभेंदु के नाम पर सहमति क्यों जताई? सबने अमित शाह के सामने उनकी हां में हां क्यों मिलाई? यह समझने के लिए आपको सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी को समझना होगा। शुभेंदु अधिकारी को जानना होगा बंगाल की जीत के बाद देश के 22 राज्यों में बीजेपी या एनडीए की सरकारें हैं और यह कोई सामान्य बात नहीं है कि खुद अमित शाह बंगाल का सीएम चुनने के लिए पर्यवेक्षक बनकर कोलकाता पहुंचे। एयरपोर्ट पर 4 बार शुभेंदु की पीठ थपथपाई। शाह और शुभेंदु दोनों ही एक गाड़ी में सवार होकर एयरपोर्ट से बाहर निकले। यहीं से क्लियर हो गया था कि बंगाल का अगला सीएम कौन होगा। नाम का ऐलान सिर्फ औपचारिकता मात्र था। के प्रति आभार प्रकट करता हूं। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद लेते हुए विधायक दल का निर्वाचित हुआ हूं। सब विधायक का समर्थन हुआ। बीजेपी में डेमोक्रेसी है, सब विधायक लोग ने चुना। संगठन को लेकर, जनता को लेकर जो कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी ने किया है चुनाव के दौरान, वो पूरा करने का काम करूंगा।
अब सबसे अहम सवाल, मोदी की पहली पसंद, शाह की पहली पसंद, बंगाल में पहली बार सरकार बनाने जा रही बीजेपी की पहली पसंद शुभेंदु अधिकारी ही क्यों है? तो चलिए पहले एक एक करके आपको यह बताते हैं। शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के ऐसे जुझारू नेता हैं, ऐसे लड़ाकू नेता हैं जिन्होंने बंगाल में बीजेपी को 3 से 77 तक पहुंचाया, फिर 77 से 207 तक पहुंचाया। शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के वो फायर ब्रांड नेता हैं जिन्होंने 21 में दीदी को नंदीग्राम से हराया, 26 में भवानीपुर में घुसकर ममता के गढ़ में खड़े होकर दीदी को पछाड़ा। और यह कैसे हुआ, यह खुद अमित शाह से सुनिए। शुभेंदु दा हमारे नंदीग्राम से लड़ना चाहते थे। मैंने शुभेंदु दा को कहा था कि सिर्फ नंदीग्राम नहीं, ममता के घर में जाकर उसको हराना है। आप लोग तो जीते हो, मेरे लिए बहुत आनंद का विषय है, मगर भवानीपुर की जनता का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। शुभेंदु दा ने गत चुनाव में दीदी को नंदीग्राम में हराया था। मैंने दीदी का एक इंटरव्यू देखा था, वो कहती थी मैं इनके गढ़ में लड़ने के लिए चली गई। दीदी इस बार तो शुभेंदु दा ने आपके घर में आकर हराया है। मैं ही अध्यक्ष बना था, उपचुनाव आया, हमारे अभी के अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य जी एक उपचुनाव जीतकर हमारा खाता खोले थे। 2014 की बात कर रहा हूं। 16 में 3 हुए, 21 में 77 हुए और 26 में 207 के साथ आज हमारा मुख्यमंत्री बैठे। और 3 से 77 और 77 से 207 की जो यात्रा हुई है वो अभूतपूर्व है। 23 प्रशासनिक जिलों में से 9 जिले ऐसे हैं जहां दीदी का खाता भी नहीं खुला है। सुपड़ा साफ हो गया। अब दीदी को भवानीपुर में उनके घर में घुसकर हराने वाले यही शुभेंदु अधिकारी बंगाल में बीजेपी की सरकार चलाएंगे, 2029 के लिए मोदी की राह आसान बनाएंगे। जो चीफ मिनिस्टर हमारे बन के आए हैं, पूरा बंगाल खुशी है। और दादा का जो काम करने का जो जील होता है ना, एक लक्ष्य होता है कि ये काम हमको करना ही है। ये दादा ने कभी आज तक एक सेकंड भी मेरे ख्याल से रेस्ट नहीं लिया है। अधिकारी को बंगाल का एक एक विधानसभा, एक एक मोहल्ला, एक एक गली का जानकारी है। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है, पावर को कैसे आगे बढ़ाया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे सफल बनाया जाएगा, अपराधियों को कैसे सजा दिलाई जाए, सब पता है। भारत और हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कोई विरोधी नेता प्रतिपक्ष है नहीं जो दो बार सिटिंग मुख्यमंत्री को हराया। शुभेंदु अधिकारी, इसीलिए हम बोले कि सारा इंडिया में एक इतिहास है। तो अभी जो दादा बोलेंगे उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। 19 दिसंबर 2020 की ये तस्वीरें याद कीजिए, जब अमित शाह की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी ज्वाइन की थी। सीधे सीधे दीदी और अभिषेक बनर्जी से दुश्मनी मोल ली थी। बंगाल की सत्ता से दीदी की जड़ें हिलाने के लिए बीजेपी को एक ऐसे ही नेता की जरूरत थी। ऐसा नेता जो हिंदू भी हो, कट्टर सनातनी भी हो और टीएमसी का इनसाइडर भी हो, जिसे दीदी की सियासत की, टीएमसी के वर्क स्टाइल की पूरी एबीसीडी पता हो। शुभेंदु अधिकारी इन पैमानों पर बिल्कुल फिट बैठे। वैसे भी बंगाल में शुभेंदु की मोदी की पार्टी में एंट्री से पहले बीजेपी की सबसे बड़ी कमजोरी यही थी कि उसके पास कोई लोकल जमीन से जुड़ा बड़ा नेता नहीं था। शुभेंदु ने इस खाई को भरने का काम किया और ये कैसे हुआ, अब ये देखिए। शुभेंदु अधिकारी जब बीजेपी में शामिल हुए तो अपने साथ टीएमसी के कई विधायक, जिला स्तर के नेता और टीएमसी के कैडर को बीजेपी में लेकर आए। पूर्वी मिदनापुर और आसपास के इलाकों में पूरा नेटवर्क ट्रांसफर हुआ, जिससे बीजेपी को रेडीमेड ग्राउंड स्ट्रक्चर मिला जो पहले नहीं था। शुभेंदु के साथ नंदीग्राम आंदोलन की विरासत थी, लड़ाकू नेता की इमेज थी। उनके इस छवि से वोटर्स में उनकी विश्वसनीयता बनी जो बीजेपी के काम आई।
बंगाल में बीजेपी पर बाहरी पार्टी का आरोप लगता था। शुभेंदु अधिकारी ने ये पहचान बदली, वो बंगाली पहचान के साथ बीजेपी में शामिल हुए, जिससे बंगाल में बीजेपी की स्वीकार्यता बढ़ी। इसके बाद शुभेंदु ने हिंदू वोट का आक्रामक कंसोलिडेशन किया, खोलकर हिंदुत्व लाइन ली, दक्षिण बंगाल में ध्रुवीकरण बढ़ाने में भूमिका निभाई, जिसके दम पर 2019 लोकसभा के बाद बंगाल में बीजेपी को बड़ा वोट स्विंग मिला। बोलबो जो हमारे साथ हम उनका साथ, जो हमारे साथ, जो हमारे साथ, जो हमारे साथ, हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास। बंद करो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जैसे इजराइल सिकाया गाजा में, उस तरीके से हमारी भारत की 100 करोड़ हिंदू, देश का हिंदू हित में चल रहा है सरकार, सबक सिखाना चाहिए। शुभेंदु अधिकारी का असली प्रभाव लोकल पावर ट्रांसफर प्लस कैडर शिफ्ट प्लस हिंदुओं को एकजुट करने में था, जिसके दम पर उन्होंने टीएमसी के मजबूत इलाकों को तोड़ा, बीजेपी को बंगाल में ग्राउंड लेवल की पार्टी बनाई, बंगाल के हिंदुओं को टीएमसी का सच बताया और ये फॉर्मूला 2026 में काम कर गया। इसी फॉर्मूले के दम पर 4 मई 2026 को बंगाल में बीजेपी ने बम्पर बहुमत पाया और शाह ने शुभेंदु को बंगाल की कमान सौंप दी। शुभेंदु को मैं लंबे समय से जानता हूं, संघर्षशील व्यक्ति है शुभेंदु जी। एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखा है और टीएमसी के दूषणों को भी देखा है। यहां पर सुशासन देने में हमारी टीम के साथ शुभेंदु जी सफल होंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और उन्होंने जो संघर्ष किया है वो संघर्ष आज परिणाम लाया है। 9 मई को जब शुभेंदु अधिकारी सीएम पद की शपथ लेंगे तो वो बीजेपी की पूरी कैबिनेट में इकलौते ऐसे चेहरे होंगे जिन्हें बंगाल में सरकार चलाने का अनुभव है। 2020 में बीजेपी ज्वाइन करने से पहले शुभेंदु टीएमसी की सरकार में मंत्री रह चुके हैं, लेकिन टीएमसी अब बंगाल में हिस्ट्री हो चुकी है। अब बंगाल में मोदी का राज शुरू हो चुका है। 9 मई के बाद शुभेंदु अधिकारी मोदी के 2029 वाले मिशन पर लग जाएंगे, काम शुरू कर देंगे। बंगाल में एक ऊर्जावान नेता को मुख्यमंत्री चुना, मोदी जी के नेतृत्व में देश चलेगा और शुभेंदु दा का नेतृत्व में बंगाल चलेगा। काउंसिलर से उठ के मुख्यमंत्री तक सफर करना ये आसान नहीं था। एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में वो कांथी से शुरू किए थे, आज बंगाल के प्रधान सेवक के रूप में अब काम करेंगे, काल शपथ लेंगे। सही में धन्यवाद का पात्र है कि इतना संघर्ष पूरे लाइफ भर उनका जो देखा जाए तो पूरा संघर्ष ही संघर्ष रहा है। कभी तृणमूल कांग्रेस का कैबिनेट में थे तो उसको त्याग करके, विधानसभा का सदस्य त्याग करके भारतीय जनता पार्टी में विपक्ष में आए और कंटिन्यू संघर्ष किए बंगाल के जनता के लिए, और उसमें खरे भी उतरे और बंगाल के जनता भी उनको साथ दिया और पूरे पार्टी उनके साथ है। आज बहुत बहुत मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी की 29 वाली टीम धीरे धीरे करके ना सिर्फ मजबूत हो रही है, बल्कि एक ऐसी विनिंग टीम बन रही है, ऐसा विनिंग कॉम्बिनेशन बन रहा है जिसे देखकर मोदी के सारे विरोधी अभी से छटपटाने लगे हैं। विरोधियों की ये छटपटाहट 24 से ज्यादा बड़ी है, 26 से ज्यादा बड़ी है। ये छटपटाहट 2029 वाली है। मोदी को बंगाल में शुभेंदु मिल गए हैं, यूपी में मोदी के पास योगी हैं, हरियाणा में नायब सिंह सैनी हैं, बिहार में सम्राट चौधरी हैं, दिल्ली में रेखा गुप्ता हैं, राजस्थान में भजनलाल शर्मा हैं, एमपी में मोहन यादव हैं, गुजरात में भूपेंद्र पटेल हैं, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस हैं, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी हैं, गोवा में प्रमोद सावंत हैं, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय हैं, ओडिशा में मोहन चरण मांझी हैं, त्रिपुरा में मानिक साहा हैं, असम में हिमंत बिस्वा शर्मा हैं। हिंदुस्तान के नक्शे पर बीजेपी और एनडीए की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। मोदी की टीम में 5 ओबीसी, 4 ब्राह्मण मुख्यमंत्री हैं। राजपूत समुदाय से लेकर यादव समुदाय तक, आदिवासी से लेकर पाटीदार समुदाय तक, मराठा से लेकर वैश्य समुदाय तक, कास्ट इक्वेशन हो या फिर सोशल इक्वेशन, मोदी ने ये सारा समीकरण बिठा लिया है। 26 में ही 29 का गेम प्लान बना लिया है।
और अब शुभेंदु अधिकारी को बंगाल की कमान मिलते ही, बंगाल में पहली बार कमल का फूल खिलते ही पूरा का पूरा विपक्ष तिलमिला उठा है। कोई वोट चोरी तो कोई वोट डकैती चिल्ला रहा है। मगर अब कांग्रेस, टीएमसी, सपा, इन सबका कच्चा चिट्ठा भी खुल चुका है और बंगाल को बीजेपी का सीएम भी मिल चुका है। मित्रों, आज मैं कांग्रेस पार्टी की भी बात करना चाहता हूं। कई साल से कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं जीतती है कई जगह पे, और अभी अभी उनको मालूम पड़ गया है कि चुनाव जीतना तो अब असंभव है, तो चुनाव की प्रक्रिया को ही कलुषित कर दो, बदनाम कर दो। इसलिए कांग्रेस के प्रमुख नेता, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने अपनी हार को छिपाने के लिए कभी ईवीएम, कभी वोट चोरी, कभी मतदाता सूची, कभी एसआईआर, ये सब कीचड़ उछाड़ने का प्रयास कर रहा है। मगर मैं आज कांग्रेस पार्टी को कहने आया हूं कि हम तो 14 से आए हैं, हम तो 2014 से शासन में आए हैं। तमिलनाडु में 1967 से आपका कोई सीएम नहीं बन पाया, ये सभी वोट चोरी थी क्या? पश्चिम बंगाल में 49 साल से आपका सीएम नहीं बना है, वो सभी वोट चोरी थी क्या? सिक्किम में 82 साल से आपका 42 साल से आपका सीएम नहीं बना है, बिहार में 36 साल से नहीं बना है, गुजरात में 30 साल से नहीं बना है, ओडिशा में 26 साल से नहीं बना है, नागालैंड में 23 साल से नहीं बना है, महाराष्ट्र में 12 साल से नहीं बना है। अगर ये सभी वोट चोरी है तो वोट चोरी करने वाले तो आपके साथ बैठे हैं भाई, आज सारे इंडिया अलायंस के सदस्य बने हैं। मैं तो मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी हार के लिए आत्मचिंतन करने की जरूरत है। देश की जनता राहुल गांधी को नेता बनने के बाद सैन हर जगह कांग्रेस के खिलाफ मैंडेट दे रही है और राहुल जी के नेतृत्व में ही इंडिया अलायंस फिर से टूटने की शुरुआत भी हो गई। जो लोग राजनीति में आत्मचिंतन नहीं करते हैं और फौरी बहाने ढूंढते हैं, वो कभी विजय के लिए यश प्राप्त नहीं करते। दीदी अभी तक हार को स्वीकार नहीं कर पाई हैं। शुभेंदु बंगाल के नए सीएम बनने जा रहे हैं, ये पचा नहीं पा रही हैं। उधर दीदी की हार पर हाय तौबा मचाने वाली पार्टियों के नेता ट्रंप को एक्स पर टैग कर रहे हैं। शिवसेना यूबीटी के संजय राउत ट्रंप के नाम लंबे लंबे मैसेजेस पोस्ट कर रहे हैं, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने सिर्फ इतना कह दिया था कि ट्रंप ने बंगाल में मोदी की ऐतिहासिक जीत पर खुशी जताई है। ये हमारा फेडरल डेमोक्रेसी का इंटरनल मैटर है। कल ग्राम पंचायत चुनाव में मोदी जीतेगा तो प्रेसिडेंट ट्रंप या मैक्रोन और ये सब लोग स्टारमर ये मोदी को बधाई देंगे? मेरा कर्तव्य है इस देश का नागरिक होने के बावजूद कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को करेक्ट करे। इस देश में पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, आसाम में डेमोक्रेसी के नाम पर क्या खेल चल रहा है, ये विश्व को भी पता होना चाहिए। मैं ये नहीं मानूंगा कि मेरा ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप ने पढ़ लिया और कुछ उसका ऊपर काम नहीं। मेरा कर्तव्य मैंने किया, देश के लाखों करोड़ों लोगों ने ये करना चाहिए। ममता जी की लड़ाई में हम सब लोग शामिल होंगे। उद्धव ठाकरे साहब ने भी उनसे बात की है। पूरे देश में लोकशाही, लोकतंत्र बचाने के लिए जंग जारी रहेगा और हम सब लोग उनमें शामिल होंगे। अखिलेश यादव भी गए थे, सब लोग जाएंगे। संजय राउत कह रहे हैं कि विपक्ष अभी भी एकजुट है, हर कोई ममता बनर्जी के साथ है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। केरल में अलग तमाशा चल रहा है। कांग्रेस अभी तक ये तय नहीं कर पाई है कि उसका सीएम फेस कौन होगा। दो गुटों में अंदर ही अंदर खींचतान चल रही है। फैसला दिल्ली में हाईकमान को करना है। उधर तमिलनाडु में इंडिया अलायंस में जबरदस्त फूट पड़ गई है। कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देकर डीएमके से दुश्मनी मोल ली है।
डीएमके की सांसद कनिमोझी करुणानिधि ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर सदन में अपनी पार्टी के सदस्यों के बैठने की व्यवस्था बदलने की अपील की है। कनिमोझी ने तो ये तक लिख दिया कि मौजूदा बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ डीएमके के गठबंधन के खत्म होने के बाद अब उनके सदस्यों का कांग्रेस सांसदों के साथ एक साथ बैठना ठीक नहीं है। उधर अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस से किनारा करना शुरू कर दिया है। तमिलनाडु में राहुल ने स्टालिन को धोखा दिया तो अखिलेश ने आज दीदी के साथ स्टालिन की फोटो शेयर कर दी और राहुल को मैसेज दे डाला कि हम वो नहीं जो मुश्किलों में साथ छोड़ दें। यानी मोदी से लड़ने का इरादा रखने वाले अब आपस में ही लड़ने लगे हैं, भिड़ गए हैं। ये इंडी गठबंधन के लोग आपस में ही सिर्फ फुटअव्वल में लगे हैं। जनता इन्हें बुरी तरह नकार चुकी है, चाहे पश्चिम बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो या कांग्रेस पार्टी के नेता हों, बुरी तरह से हताश और निराश हैं और कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दल पूरी तरह से एक्सपोज्ड हो चुके हैं। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी को इस समय बहुत अच्छे डॉक्टर से बहुत अच्छे तरीके से इलाज की आवश्यकता है। जिस दिन से रिजल्ट आया है पश्चिम बंगाल का और आसाम का, उस दिन से वो हताशा के गर्त में डूब गए। अब देश में मैंने कहीं ऐसा इतिहास में भी नहीं देखा है कि कोई पार्टी चुनाव में हार गई हो और हारने के बाद वो कहे मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगी। ऐसी सुश्री ममता बनर्जी जी थी और जो हार गई उनसे मिलने के लिए श्री अखिलेश यादव जी का जाना ये फ्रस्ट्रेशन को साबित करता है। तो मैं यह मानता हूं कि श्री अखिलेश यादव जी मुंगेरी लाल के जो हसीन सपने देख रहे थे 2024 के लोकसभा चुनाव के आधार पर, उसके बाद गंगा में बहुत पानी बह चुका है। हरियाणा में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, बिहार में कमल खिल चुका है और 2026 में हम पश्चिम बंगाल में कमल खिलाए हैं, आसाम में तीसरी बार और पांडिचेरी में दूसरी बार सरकार बनाए और 2027 में श्री अखिलेश यादव जी को सैफई जाना पड़ेगा। जनता इनकी साइकिल को चकनाचूर करके भेजेगी। बंगाल के एक चुनावी नतीजे ने एक तरीके से पूरे के पूरे विपक्षी खेमे की जड़ें हिला दी हैं और मोदी की इस प्रचंड जीत के बाद शुरू हुआ भूकंप अभी थमने वाला नहीं है। इस भूकंप के झटके इंडी अलायंस में 26 के बाद 27, 28, 29 तक महसूस किए जाते रहेंगे। मोदी जीतते रहेंगे, विरोधी हारते रहेंगे।